का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एग्जाम में 15 नंबर का एक थ्योरी एकदम श्योर शॉट छपा हुआ और कंपलसरी अटेंड भी करना पड़ेगा। वो लोग इसी तरीके से पेपर देगा कि आपको 15 नंबर का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अटेंड करना ही पड़ेगा। अपने पहले भी ये बात पढ़ चुके, अपने 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिलेबस में AS1, AS16 और AS33 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपका सिलेबस में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 क्या चीज का बात करता है? देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको एक फ्रेमवर्क सिखाता है कि अपने को अकाउंट कैसे बनाना होता है, या अपने अकाउंट बनाने में अगर अटके तो कैसे अपने को गाइडेंस मिल सकता है, ये गाइडेंस है। तो AS1 आपका बहुत सारा AS अपने सिलेबस में होता है, 52 AS है, 29 सॉरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था, अब इंड AS हो गया, वो 52 के अराउंड है, लेकिन आपको 3 ही AS पढ़ना है अपने सिलेबस में। पहला आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 जो आपको बताता है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अकाउंट्स होता है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या हुआ? ट्रेडिंग, PL, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, इनको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इनका कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, इनको बनाने का लॉजिक क्या है और इनको प्रेजेंट कैसे करते हैं, इन दो के बारे में आपको AS1 सिखाता है। तो देखो पहला बोला व्हाट डू यू मीन बाय कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का मतलब क्या है? एक सिस्टम जो आपको आइडिया देता है सेट ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का आपको सेट रूल्स और स्टैंडर्ड जो देता है उसी को बोलते हैं कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। अकाउंट्स में क्या सेट रूल और क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए। जैसे आप डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का आप क्या मेथड जानते हो? सर WDV और स्ट्रेट लाइन। ये आपको कौन बताया? सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एग्जैक्टली। तो अपने को ये आइडिया जो होता है ना कि ऐसे कर सकते हैं, वो प्रिंसिपल्स आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देता है। तो अब बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने का मेन 3 रीजन था। एक, आपको फ्रेमवर्क देना, फॉर्मेट। आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाते हो, ये आपको कंपनीज एक्ट दिया ना, वैसे अकाउंट जो आपको बहुत सारे चीज का फॉर्मेट दिया। जैसे आप अकाउंटिंग कैश फ्लो बनाते हो, कैश फ्लो का एक फॉर्मेट है ना, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, वो आपको कौन देता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 देता था पहले, अभी उसका AS का नंबर बदल गया। तो आपको कैसे आपको स्टैंडर्ड्स, कैसे आपको सेटिंग करना है, उसका फ्रेमवर्क, फॉर्मेट, वो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देता है। इसके अलावा अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए, कोई चीज आपको लग रहा है रूल वाइज ये ठीक नहीं है, कहाँ चेक करोगे वापस कि कैसे ठीक करना है या डिस्प्यूट को कैसे सेटल करना है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की मदद से। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में हेल्प करता है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल्स देता है। अपने याद है पढ़ते थे 11-12 में अकाउंट्स पढ़ते वक्त, कंसिस्टेंसी, एक्रूअल बेसिस, गोइंग कंसर्न, ये सब वर्ड पढ़ते थे ना? जी सर। ये वर्ड था, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स थे बेटा, कि अकाउंट्स कैसे सोचना चाहिए, अकाउंट सोचने के लिए क्या क्या एजम्पशन लेना चाहिए, वही इस चैप्टर में बात करेंगे। तो यहाँ पे आया ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का मेन पर्पस क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हो गया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों बनाते हैं, तो 3 रीजन लिख देना एग्जाम में कि आपको ये फ्रेमवर्क देता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिस्प्यूट को सॉल्व करवाता है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल देता है सोचने का। अब आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पर्पस क्या है, क्यों ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिखा गया। एक, इंडियन अकाउंटिंग को फ्यूचर में वर्ल्ड अकाउंटिंग से कनेक्ट करने के लिए, इंडियन अकाउंटिंग को फ्यूचर में वर्ल्ड अकाउंटिंग से कनेक्ट करने के लिए इंड AS बनाया गया, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया। हम लोग इंडिया में अकाउंट्स का बहुत सारा रूल है, उनको हार्मोनाइज करते हैं, एक जगह करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया। प्रमोशन ऑफ रेगुलेशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड प्रोसीड्यूर्स, अकाउंट्स का बहुत सारा प्रोसीड्यूर, अकाउंट्स का बहुत सारा बात है, उनको हार्मोनाइजेशन करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको इसलिए बनाया गया असिस्ट करने के लिए, आप अकाउंट बनाने में अटकोगे तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मदद करेगा। वैसे ही जब ऑडिटर अकाउंट्स को चेक करेगा तो उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेक करने में मदद करेगा, आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को समझने में मदद करेगा, और जो भी पार्टी इंफॉर्मेशन से इंटरेस्टेड है उनको भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हेल्प करेगा इंफॉर्मेशन को समझने में। तो ये हो गया आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का रीजन कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों जरूरी है, इसका पर्पस। अब आता है
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर द स्कोप ऑफ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क कहाँ कहाँ काम आएगा, तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव सेट करने में काम आएगा, आपको क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स यानी क्वालिटी ऑफ यूजफुलनेस, कौन सा जानकारी यूजफुल है कौन सा नहीं यूजफुल है उसका स्कोप डिसाइड करता है। आप अकाउंट्स में बहुत सारा डेफिनेशन पढ़ते हो, वो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समझाता है। क्या एसेट को रिकॉग्नाइज करें और क्या एसेट को कैसे कैलकुलेट करें। आप रेंट को और परचेज ऑफ लैंड को दोनों को क्या मानते हो, रेंट को क्या मानते हो, एक्सपेंस सर, और परचेज ऑफ लैंड को सर इन्वेस्टमेंट, यानी आप एसेट मानते हो उसको अपना। हाँ सर, यानी आप एसेट को ऐसे एक आइटम को रिकॉग्नाइज करते हो एसेट के रूप में और एक आइटम को रिकॉग्नाइज करते हो एक्सपेंडिचर के रूप में। तो ये आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का स्कोप है और आपको कैलकुलेशन करने में भी मदद करता है। अब आता है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत ज्यादा रिपीट होता है, व्हाट आर द फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। आप अकाउंट्स बनाते वक्त क्या इंपॉर्टेंट एजम्पशंस को लेते हो, तो 3 इंपॉर्टेंट एजम्पशन हम लोग लेते हैं। एक, गोइंग कंसर्न, मतलब हम लोग मान के चलते हैं कि अकाउंट्स एक बिजनेस एक साल में बंद नहीं होगा, वो ईयर आफ्टर ईयर कंटिन्यू रहेगा, यानी बिजनेस कीप ऑन गोइंग, बिजनेस एक गोइंग कंसर्न है, उसके हिसाब से अकाउंट बनाते हैं। वरना एक परचेज ऑफ लैंड को भी तो हम खर्चा मान ही सकते थे, लेकिन अकाउंट्स में मानते नहीं है, उसको एसेट मान के बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। दूसरा बात है कंसिस्टेंसी, आप एक साल WDV मेथड तो एक साल स्ट्रेट लाइन, एक साल कोई और, एक साल एन्युटी मेथड, ऐसे करते हो कि एक मेथड को चूज करते हो और उसको लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू करते हो। लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू करते हैं ना हम लोग एक मेथड को चूज करके। एक मेथड को ही सर लॉन्ग टर्म में क्यों? continue होता है। क्योंकि अकाउंट्स का ये एक इंपॉर्टेंट एजम्पशन है कि आपको कंसिस्टेंट रहना चाहिए अपने पॉलिसीज में, आपको अपना पॉलिसीज बार बार चेंज नहीं करना चाहिए। और एक्रूअल बेसिस मतलब हम लोग उधार का सेल रिकॉर्ड करते हैं कि सिर्फ कैश सेल्स रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट सेल रिकॉर्ड करते हैं हम लोग। हाँ सर करते हैं सर। हम लोग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिखते हैं कि पैसा मिलने पे पेमेंट करते हैं तभी लिखते हैं। नहीं सर लिख देते हैं सर। यानी हम लोग करंट ईयर का इनकम और करंट ईयर का एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो पैसा मिला हो या नहीं मिला हो। हाँ सर। तो यही बात तुमको कौन सिखाया है, ये बात तुमको ये एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिखाया है। तुमको अर्न हुआ है ना या इनकर हुआ है ना, लिख लो, भले ही पैसा आया गया नहीं है वो बात का बात है। हम लोग पेमेंट और इनकम नहीं लिख, हम लोग पेमेंट और रिसिप्ट नहीं लिखते, हम लोग इनकम और एक्सपेंडिचर लिखते। तो करंट ईयर का अगर वो एक्सपेंडिचर है, चाहे अभी तक पेमेंट किया हो या नहीं किया, उसको रिकॉर्ड करो। चाहे वो अगर वो करंट ईयर का इनकम है, चाहे मिला या नहीं मिला, उसको रिकॉर्ड करो। ये हम लोगों को एक्रूअल बेसिस सिखाता है। यानी 3 अकाउंटिंग एजम्पशन है, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल बेसिस। अब आता है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने का मेन 3 ऑब्जेक्टिव था बेटा। आप बैलेंस शीट बनाते हो, यानी एसेट, लायबिलिटी और इक्विटी को लिखते हो फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए। बैलेंस शीट आपको आपका फाइनेंशियल पोजीशन समझाता है। इनकम, एक्सपेंसेस, गेन, लॉस यानी आपका PL आपका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस समझाता है। और कैश फ्लो आपका कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो समझाता है। ये 3 ही चीज अकाउंट्स में मेन हम लोग बनाते हैं, PL, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो, यानी इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो। इनकम स्टेटमेंट मेरा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस समझाता है हमको। इनकम स्टेटमेंट से मेरा नेट प्रॉफिट निकलता है ना, तो नेट प्रॉफिट मेरा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, हम कैसा परफॉर्म किए हैं, अच्छा कि बुरा, वो बताता है। आपका एग्जाम का रिजल्ट आपका परफॉर्मेंस बताता है ना, वैसे ही आपका PL आपका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताता है। बैलेंस शीट आपका पोजीशन बताता है, आपका लिक्विडिटी कैसा है। अगर आपका करंट एसेट करंट लायबिलिटी से ज्यादा है, यानी आपका लिक्विडिटी अच्छा है। अगर उल्टा है तो आपका लिक्विडिटी खराब है। इधर में आपका अगर बोरोइंग्स आपके इक्विटी से बहुत ज्यादा है तो आपका सॉल्वेंसी पोजीशन खराब है, आप सॉल्वेंट नहीं हो। और अगर आपका खुद का पैसा यानी इक्विटी बोरोइंग से ज्यादा है या बोरोइंग से थोड़ा ही कम है तो आपका सॉल्वेंसी ठीक ठाक है। तो आपका बैलेंस शीट आपका फाइनेंशियल पोजीशन, आपका इनकम स्टेटमेंट यानी PL आपका
फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, और आपका कैश फ्लो आपका कैश का इनफ्लो आउटफ्लो अलग अलग एक्टिविटी से समझाता है। तो ये मेरा 3 मेन ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग बनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, व्हाट आर द जनरल फीचर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर द जनरल फीचर्स ऑफ इंडियन AS1, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 का जनरल फीचर क्या क्या है। पहला बात, ट्रू एंड फेयर व्यू। आप अकाउंट्स इसीलिए बनाते हो कि सब कुछ सही पिक्चर नजर आए और एकदम फेयर रहे, कोई भी फ्रॉड या मिस स्टेटमेंट अकाउंट्स में नहीं हो। तो आपको अकाउंट बनाते वक्त ये बात ध्यान में रखना है कि सब कुछ ट्रू एंड फेयर हो। दूसरा बात, आप सारा चीज को गोइंग कंसर्न के हिसाब से रिकॉर्ड करो, यानी जो लॉन्ग टर्म है उसको एसेट में डालो, जो शॉर्ट टर्म है या विद इन ईयर है वो आपका एक्सपेंडिचर इनकम में डालो। तो गोइंग कंसर्न के कंसेप्ट से आपको अकाउंट बनाना चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर है, आप हमेशा एक्रूअल बेसिस पे अकाउंट बनाओ। पैसा आया या नहीं आया अब तक, लेकिन अगर वो करंट ईयर का इनकम है तो रिकॉर्ड करो। पैसा गया या नहीं गया अब तक, लेकिन वो करंट ईयर का एक्सपेंडिचर है तो रिकॉर्ड करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मटेरियल, मटेरियल मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर रेंट दे रहे हो और एक आप 100-200 रुपया का कहीं पर डोनेशन दे रहे हो या कोई पियोन को या क्लर्क को बख्शीश दे रहे हो, बोनस दे रहे हो, आप रेंट को अलग से रिकॉर्ड करते हो, लेकिन छोटा मोटा एक्सपेंडिचर्स को जनरल एक्सपेंडिचर या मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में डाल देते हो ना। हाँ सर। तो यही मटेरियलिटी कंसेप्ट है। आपको बड़ा एक्सपेंडिचर को सेपरेटली अलग हेड में दिखाना चाहिए, जबकि छोटा मोटा एक्सपेंडिचर को आप एक कॉमन हेड में डाल के बंद कर सकते हो। अगर आपका 3 इंपॉर्टेंट अलग अलग रेंट है और तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है तो पीएल में तीनों रेंट अलग अलग दिखाओ। और आपका अगर सब छोटा छोटा रेंट है तो एक रेंट का मेन हेड बना के भी दिखा सकते हो। तो आपको कुछ आइटम अलग से डिस्क्लोज करना चाहिए सेपरेटली, अगर वो मटेरियल है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है तो। अच्छा, 5वां इंपॉर्टेंट फीचर बोलता है कि एसेट लायबिलिटी को आपस में ऑफसेट मत करो। ऑफसेट करना मतलब एडजस्ट कर देना। एसेट को लायबिलिटी से या लायबिलिटी को एसेट से एडजस्ट मत करो, दोनों को अलग अलग बैलेंस शीट में दिखाओ। लायबिलिटी को लायबिलिटी के अंडर में दिखाओ और एसेट को एसेट के अंडर में दिखाओ। ऑफसेट मत करो। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्टिंग एनुअली, ये तो सबको पता है, साल में एक बार अकाउंट्स बनाते हैं, मतलब ईयरली बेस पे अकाउंट बनता है। इसके बाद बोला आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट हमेशा बनाओ, मतलब चीजों को कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव पीएल हमेशा बनाओ, ताकि लोगों को समझ में आ सके कि आप पहले से बेटर हो रहे हो या पहले से खराब हो रहा है चीज। और लास्ट बात, हमेशा कंसिस्टेंसी फॉलो करो। आपका जो भी प्रिंसिपल या पॉलिसीज है आपके बिजनेस का, उनको कंसिस्टेंटली रखो, बार बार बदलो मत। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर था। नेक्स्ट आ गया नया AS, तो AS1 खत्म। अगला AS का नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। ये बात करता है PPE का, मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इनको कैसे रिकॉर्ड करें, एसेट्स को, यानी एक तरीके से ये फिक्स एसेट का बात कर रहा है। फिक्स एसेट को कैसे रिकॉर्ड करें, तो ये देखो, ये बात करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील्स विथ अकाउंटिंग एंड डेप्रिसिएशन ऑफ PPE, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये बताता है इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, किधर रिकॉर्ड करना चाहिए। ये बताता है इनका वैल्यू निकालना कैसे चाहिए। ये बताता है इनका क्या क्या अलग से चीज डिस्क्लोजर देना चाहिए। तो व्हाट इज द स्कोप ऑफ AS16, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको 3 टाइप का एसेट के बारे में बताता है। आपका नॉर्मल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को आप क्लासिफाई कैसे करोगे, किसको करंट एसेट दिखाओगे, किसको आप फिक्स्ड एसेट दिखाओगे। बायोलॉजिकल एसेट मतलब एग्रीकल्चर एसेट का कैसे कैलकुलेशन और प्रेजेंटेशन करोगे। और मिनरल राइट्स, यानी आपका जो मिनरल्स है, ऑयल, नेचुरल गैस, इनको कैसे रिकॉर्ड करोगे बुक्स में। यानी पेटेंट कॉपीराइट मिला है, अगर आप इनको, आपको पेटेंट मिला है, इसका ट्रेडमार्क मिला है, आप उनको कैसे रिकॉर्ड करोगे। और इंपॉर्टेंट बात, आप एसेट को कैसे एसेट मानोगे और उसका वैल्यू कैसे निकालोगे। ये 2 इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। कब हम एक आइटम को एसेट माने, कोई बोल सकता है। कब हम फर्नीचर को अपना एसेट माने,
और क्यों माने? सर जब वो बिजनेस का कोई काम में आ रहा है सर। वेरी गुड, वेरी गुड। और एक पॉइंट है, यही दो बात बोलना है। एक एसेट को एसेट कब माने, कब उसको रिकॉग्नाइज करें एज एन एसेट। एक पॉइंट करेक्ट दियो। दूसरा, जब वो 1 साल से ज्यादा यूज हो। हाँ सर। क्योंकि 1 साल से कम होता तो मेरा एक्सपेंडिचर हो जाता। हाँ सर। वेरी गुड। तो देखो यही अगला टॉपिक आएगा, मीनिंग ऑफ प्लांट एंड प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट। जब एक टेंजिबल आइटम हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन या फिर एडमिनिस्ट्रेशन, जब कोई चीज प्रोडक्शन या एडमिनिस्ट्रेशन के काम आए, जो तुम बोला था मेरे को कुछ प्रोडक्शन करने में मदद करे, या मेरा जैसे अगर फैक्ट्री का बिल्डिंग है वो प्रोडक्शन करने में मदद कर रहा है, लेकिन ऑफिस का बिल्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन करने में। फैक्ट्री में मशीन है वो प्रोडक्शन करने में मदद कर रहा है, लेकिन ऑफिस में लैपटॉप, कंप्यूटर, प्रिंटर आपको एडमिनिस्ट्रेशन करने में मदद कर रहा है। और दूसरा बात, उसका लाइफ भी मोर देन 1 पीरियड होना चाहिए, मतलब मोर देन अ ईयर उसका लाइफ होना चाहिए। समझे? तो ये दो बात तुम बोले थे, यही दो बात तुम्हारा बुक भी बोलता है कि एक एसेट को एसेट कब माने। डिप्रिसिएबल अमाउंट का मतलब क्या है, कैसे निकालते हो डिप्रिसिएबल अमाउंट? जब तुम कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स करते हो। यही फॉर्मूला था, याद है डिप्रिसिएशन निकालने का। एक एसेट का 10 लाख रुपया लगा है। हाँ सर। मेरे को 2 लाख रुपया उसका स्क्रैप वैल्यू है, 5 साल के बाद यूज करने के में वो 2 लाख में बिक जाएगा। तो माइनस 2 लाख स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 5 साल उसका लाइफ, तो 8 लाख डिवाइडेड बाय 5 यानी 40,000 नहीं, 8 लाख डिवाइडेड बाय 5 कितना होगा? 1,60,000 आपका एवरी ईयर डिप्रिसिएशन हो रहा है। तो डिप्रिसिएशन निकालने का ये फॉर्मूला है, यही बात यहां पे बोला है। अगला एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एंटिटी स्पेसिफिक वैल्यू। एसेट का एक एंटिटी स्पेसिफिक वैल्यू होता है, इसका मतलब उसका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लो ऑफ एंटिटी एक्सपेक्ट टू अराइज फ्रॉम द कंटिन्यूइंग यूज ऑफ एन एसेट। एक एसेट को अगले 5 साल तक यूज करें तो उससे कितना कमाई होगा, उसका प्रेजेंट वैल्यू कितना है। एक मशीन अगर हम 3 साल यूज करेंगे और तो जितना यूनिट प्रोड्यूस होगा वो कितने में बिकेगा, उन सारे ईयर के सेल का आज के दिन प्रेजेंट वैल्यू कितना है। तो यही उसका एंटिटी स्पेसिफिक वैल्यू है। फेयर वैल्यू मतलब अगर उसको आज बेचने जाएं या ट्रांसफर करें तो उसका वैल्यू कितना मिलेगा। बेच नहीं रहे हैं, अगर बेचने जाएं तो कितना मिलेगा, वो हो गया उसका आज के दिन फेयर वैल्यू। मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझो तो उसका आज के दिन मार्केट वैल्यू। कैरिंग अमाउंट का मतलब तुम्हारा बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कैसे निकलता है? कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन, यही उसका बुक वैल्यू होता है। इसी को बोलते हैं कैरिंग अमाउंट। रिकॉग्नाइज एसेट इज रिकॉग्नाइज आफ्टर डिडक्टिंग एनी एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। तो कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन करने से उसका कैरिंग अमाउंट आ जाता है। कॉस्ट छोड़ो, ये काम का है, वेरी इंपॉर्टेंट। इम्पेयरमेंट लॉस। एक बात सुनो, एक एसेट हम खरीदा था 3 साल पहले 6 लाख रुपया का, एवरी ईयर हम 10-10 हजार करके मान लो डिप्रिसिएशन कर रहे हैं, तो उसका आज के दिन मेरा बुक वैल्यू कितना है? 5,70,000। लेकिन उसका अचानक मार्केट वैल्यू यानी रिकवरेबल वैल्यू आज के दिन बेचने जाए तो वो वैल्यू उसका घट के 3.5 लाख हो गया। बहुत ज्यादा वैल्यू में डाउनफॉल आ गया ना। हाँ सर। तो इसको बोलते हैं इम्पेयरमेंट लॉस। थोड़ा मोड़ा डाउनफॉल, कुछ पीरियड के लिए डाउनफॉल नहीं, क्योंकि अब वैसा एसेट बाजार में उससे बेटर टेक्नोलॉजी आ गया, अब वो एसेट उतना काम का है ही नहीं, तो उसका मार्केट वैल्यू सॉलिड गिरेगा। जब किसी एसेट का मार्केट वैल्यू उसकी कैरिंग अमाउंट से ज्यादा कम हो जाए, उसको बोलते हैं
इम्पेयरमेंट लॉस। तो रिकवरेबल वैल्यू से अगर ज्यादा कैरिंग अमाउंट हो जाए, कैरिंग अमाउंट मतलब बुक वैल्यू, रिकवरेबल वैल्यू मतलब एक तरीके से उसका आज के दिन मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो चुका है कैरिंग अमाउंट से, उस लॉस को बोलते हैं इम्पेयरमेंट लॉस। रिकवरेबल वैल्यू मतलब आज के दिन कितना उसका सेल वैल्यू हो सकता है, अगर उसको बेचने जाए तो कितना रिकवरी होगा उसको बेचने से। रेसिडुअल वैल्यू मतलब स्क्रैप वैल्यू, कूड़ा का भाव में अगर उसको बेचे तो उसका स्क्रैप वैल्यू कितना होगा। एस्टिमेटेड अमाउंट दैट एन एंटिटी वुड करेंटली ऑब्टेन फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ आफ्टर डिडक्टिंग द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। सारा खर्चा माइनस करने के बाद आज के दिन कितना रुपए हाथ में आएगा। यूजफुल लाइफ भी एक नॉर्मल वर्ड है। यूजफुल लाइफ मतलब दो वे में तुम किसी एसेट का यूजफुल लाइफ बता सकते हैं, या तो वो कितना साल यूज होगा। एक मशीन खरीद के लाए हैं, उसको 4 साल चलाएंगे तो उसका यूजफुल लाइफ 4 ईयर हो गया। और एक और तरीके से तुम यूजफुल लाइफ बता सकते हैं, वो कितना यूनिट प्रोडक्शन करता है। इस एसेट का यूजफुल लाइफ 5 लाख यूनिट है। इस एसेट का यूजफुल वैल्यू 5 लाख यूनिट है। ये हुआ उसका यूजफुल लाइफ इन टर्म्स ऑफ यूनिट, यानी ये एसेट 5 लाख पीस बनाएगा, उसके बाद काम नहीं आएगा। तो दो तरीके से एक एसेट का यूजफुल लाइफ बता सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स यानी पीरियड, और इन टर्म्स ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। ये काम का बात है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। बियरर प्लांट किसको बोलते हैं? जो एसेट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में काम आए उसको बोलते हैं बियरर एसेट। जो एसेट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में काम आए उसको लिविंग प्लांट यानी बियरर एसेट बोलते हैं। और उसको बुक्स में रिकॉर्ड कब करेंगे? जब वो मेरे प्रोडक्शन में काम आएगा एग्रीकल्चर का, और उसका लाइफ मोर देन ए ईयर है। ये काम का नहीं है, हाँ ये काम का है। नहीं, एक ऊपर वाला टॉपिक क्या था? हाँ ये काम का, सॉरी। रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल या रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। एक एसेट को रिकॉग्नाइज कब करोगे? जब उसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हो और उसका लाइफ 1 साल से ज्यादा हो और उसको मेजरमेंट किया जा सके। किसी एसेट का अगर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है और उसका वैल्यू मेजर कर सकते हो तो उसको अपने बुक्स में एज एन एसेट रिकॉर्ड कर लो। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए और वैल्यू कैलकुलेशन पॉसिबल होना चाहिए। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को वैल्यू 0 क्यों लिखते हैं? क्योंकि उसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट तो है। तुम्हारा अगर आज के दिन मार्केट में बहुत नाम हो गया है तो तुमको इसका फ्यूचर में फायदा तो होगा ही। तुम्हारा प्रोडक्ट सेल ज्यादा होगा ही, कस्टमर ज्यादा अट्रैक्ट होंगे ही। लेकिन क्या ये कैलकुलेट कर सकते हो कि आज के दिन तुम्हारा ब्रांड वैल्यू कितना है? सेल्फ जनरेटेड नहीं सर, यानी उसका मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बैलेंस शीट में कभी रिकॉर्ड नहीं करते। परचेज गुडविल रिकॉर्ड करते। खरीद के लाए कोई का बिजनेस, वहां से गुडविल आया, ठीक है, क्योंकि हम उसको एक्स्ट्रा पेमेंट किए हैं तो गुडविल का वैल्यू पता चल सकता है। हम तुम्हारा 10 लाख का एसेट खरीदे लेकिन तुमको पेमेंट 12 लाख की है, तो 2 लाख एक्स्ट्रा पेमेंट तुमको क्यों किए? तुम्हारा गुडविल के लिए। तो यहाँ गुडविल कैलकुलेशन पॉसिबल था, लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल में कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है, तो उसको बैलेंस शीट में एज एन एसेट रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे। ये वाला आंसर जो नेक्स्ट है वो बहुत काम का है, लेकिन आप लोग खुद बता सकते हो। इनिशियल कॉस्ट, एक एसेट का कॉस्ट कितना मानोगे? हम सिंपल सा सवाल पूछते हैं, हम एक मशीन खरीद के लाए हैं, बैलेंस शीट में उसको किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करें? एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हम एक मशीन खरीद के लाए हैं, उसको बैलेंस शीट में किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करें? सर मशीन का जो वैल्यू होगा सर उसी में रिकॉर्ड कर देंगे। मतलब क्या वैल्यू? सर बुक वैल्यू। सर बुक वैल्यू नहीं बेटा, खरीद के लाए तो मेरे बुक में उसका वैल्यू कहां से होगा? सर मतलब उसका परचेज प्राइस। हाँ सर, MRP सर, प्लस अगर उस पर कोई इंपोर्ट ड्यूटी दी है तो वो भी, हाँ सर, प्लस उस पर कोई टैक्स दिए हैं तो वो भी, प्लस उसको लाने का कोई खर्चा लगा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, या उसको इंस्टॉल कराने का खर्चा लगा इंस्टॉलेशन कॉस्ट,
तो वो भी ऐड हाँ, सर। करेंगे। प्लस उसको अगर कहीं से उखाड़ के लाए हैं तो वहां से उखाड़ के यानी डिसमेंटलिंग का कॉस्ट, और माइनस हमको कोई डिस्काउंट मिला है तो या कोई रिबेट मिला है तो, है ना। हाँ, सर। तो यही होता है एक एसेट का रिकॉर्डिंग वैल्यू यानी रिकॉग्निशन वैल्यू। तो उसका परचेज प्राइस प्लस कोई इंपोर्ट या टैक्स लगा है, प्लस उसका कोई और खर्चा लगा, उसको लाने का ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, उसको लाने का इंश्योरेंस कॉस्ट, या उसको लाने के लिए लेबर रखना पड़ा तो वेजेस, या उसको लाने के लिए इंस्टॉल करने के लिए हमको कोई पैसा देना पड़ा तो इंस्टॉलेशन, यानी कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। प्लस करेंगे अगर एक जगह से उखाड़ के लाए, उस बड़ा सारा एसेट था उसको एक जगह से उखाड़ के लाए हैं तो उसको उखाड़ने का भी खर्चा लगा, डिसमेंटलिंग कॉस्ट, तो वो सब ऐड कर लेंगे और डिस्काउंट या रिबेट मिला है तो वो माइनस कर लेंगे। तो वो जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू पे बैलेंस शीट पे एसेट को रिकॉर्ड करेंगे। और एक काम का हो गया। अब आ गया थर्ड एएस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 33। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 33 बताता है अर्निंग पर शेयर के बारे में, ईपीएस। ईपीएस का मतलब क्या है? प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ईच शेयर। हर शेयर पे तुम कितना कमाई कर रहे हो। ईपीएस अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पे तुमको कितना कमाई हो रहा है। इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है? तुमको ये प्रिंसिपल बताएगा कि तुम कैसे डिटरमाइन करो और कैसे प्रेजेंट करो ईपीएस को अपने बुक्स में। इस एएस का मेन ऑब्जेक्टिव यही है, कैसे तुम वैल्यू निकालो और कैसे उसको अपने बैलेंस शीट में शो करो। ईपीएस का ये एएस बनाने का यही लॉजिक है। तो ये एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है उसका स्कोप क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, व्हाट इज द स्कोप ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 33? तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाइज टू कंपनीज दैट हैव इशूड ऑर्डिनरी शेयर। हर वो कंपनी जो शेयर इशू किया है उस पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होगा। दिस स्टैंडर्ड रिक्वायर दैट if any entity computes earning per share then it must be calculated and disclosed the same as per this standard। अगर कोई भी कंपनी अपना ईपीएस कैलकुलेट कर रहा है तो उसको इसी तरीके से, यानी इस चैप्टर में जो बताया है, इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो बताया है उसी तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा, डिस्क्लोज यानी प्रेजेंट करना पड़ेगा। दिस स्टैंडर्ड रिक्वायर दैट इफ एनी एंटिटी प्रेजेंट बोथ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तुम अपना खुद का भी बैलेंस शीट बना रहे हो, प्लस तुम किसी कंपनी के होल्डिंग कंपनी हो तो तुम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना रहे हो, तो उसका भी ईपीएस कैसे दिखाओगी। और आखिरी बात, ये एएस बताता है कि तुम्हारा बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस दोनों कैसे मेजरमेंट किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट ये बात है इस एएस का, एक बेसिक ईपीएस निकालना है, एक डाइल्यूटेड ईपीएस निकालना। सर ये क्या है डाइल्यूटेड और बेसिक ईपीएस? तो देखो पहले बेसिक ईपीएस समझो। मेरा कंपनी इस बार प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब सबको देने के बाद, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी देने के बाद मेरे कंपनी का प्रॉफिट हुआ इस बार 10 लाख रुपया। मेरा कंपनी शेयर इशू करके रखा है, मान लो 1 अप्रैल यानी फर्स्ट डे ऑफ द ईयर पे 1 लाख शेयर इशू किया हुआ था उसका, प्लस वो 31 दिसंबर को और 20,000 शेयर इशू किया। तो हम क्या करते हैं, 10 लाख डिवाइडेड बाई 1,20,000 अगर करेंगे तो वो गलती होगा, क्योंकि फॉर्मूला ये होता है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाई वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। अब ये वेटेड एवरेज कैसे निकालना चाहिए? सिंपल एकदम, 1 लाख शेयर कितना दिन के लिए इशूड है? पूरा साल के लिए, प्लस 20,000 शेयर कितना दिन के लिए इशूड है? 3 महीने के लिए। तो 1 लाख इंटू 12 12 लाख, प्लस 20,000 इंटू 3 60,000, यानी 12,60,000 डिवाइडेड बाई इसका वेट। वेटेड एवरेज कैसे निकालते थे? वेट इंटू एक्स, वेट इंटू एक्स डिवाइडेड बाई वेट का टोटल। तो यहां भी तो कर रहे हो, वेट इंटू एक्स, वेट इंटू एक्स डिवाइडेड बाई वेट का टोटल, यानी 15, 12 प्लस 3 15। तो 12,60,000 डिवाइडेड बाई 15 जो आएगा वो आएगा वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। कितना दिन के लिए कितना शेयर इशूड था?
उसके हिसाब से वेटेज देंगे उसको, और फिर उसको पाफेश को उससे डिवाइड कर देंगे, तो मेरा आ जाएगा अर्निंग पर शेयर, ईपीएस। क्लियर है ये एकदम? जी सर। इसी को बोलते हैं बेसिक ईपीएस। तो डाइल्यूटेड क्या है? कंपनी कुछ एक ऐसा शेयर इशू करता है ना, जो बाद डिबेंचर इशू करता है या वारंट इशू करता है, जो बाद में शेयर में कन्वर्ट होता है। पहले वो डिबेंचर के रूप में इशू होता है, 2-3 साल के बाद वो कन्वर्टेबल होता है इक्विटी शेयर में। तो अगर कोई कंपनी वारंट, ऑप्शन या कोई डिबेंचर इशू करे जो बाद में कन्वर्टेबल होगा, उसके कारण अगर मेरा ईपीएस कम हो रहा है, उसको बोलते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस। और अगर उसके कारण मेरा ईपीएस बढ़ रहा है, तो उसको बोलते हैं एंटी डाइल्यूटेड ईपीएस। यहाँ पे 2 ही वर्ड बहुत काम का था, डाइल्यूटेड और एंटी डाइल्यूटेड। डाइल्यूटेड मतलब अगर बाद में मेरा कोई कंपनी ऐसा डिबेंचर, वारंट, ऑप्शन या क्या बोलते हैं, वारंट, डिबेंचर, ऑप्शन ऐसा कुछ इशू करके रखा है जो बाद में कन्वर्टेड हो जाएगा, और उसके कारण मेरा ईपीएस गिर जाए, उसको बोलते हैं डाइल्यूटेड। और उसके कारण मेरा ईपीएस बढ़ जाए, उसको बोलते हैं एंटी डाइल्यूटेड। और आखिरी चीज इस चैप्टर के काम का बात का, ऑप्शंस क्या होता है, और पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन क्या होता है। आखिरी चीज, ऑप्शंस का मतलब होता है रिलायंस का शेयर आज जो मार्केट में अवेलेबल है वही तुम खरीदते हो, वो तो नॉर्मल हुआ। लेकिन आज से 3 महीना बाद, अभी आज ही के दिन हम तुमको बता रहे हैं कि आज से 3 महीना बाद रिलायंस का शेयर 2400 रुपया होना चाहिए। तुम बोल रहे हो अच्छा ठीक है, हम आज ही बुकिंग कर रहे हैं कि आज से 3 महीना बाद हम रिलायंस का शेयर 2400 रुपया में खरीदेंगे। यानी तुमको राइट मिल रहा है शेयर परचेज करने का फ्यूचर डेट पे, फ्यूचर डेट पे एट अ पर्टिकुलर प्राइस। आज ही उसका प्राइस फिक्स कर देना कि 2400 रुपया में तुमको 3 महीना बाद रिलायंस का शेयर खरीदने का ऑप्शन मिलेगा, राइट मिलेगा। ये हुआ कॉल ऑप्शन। और उल्टा कर दो, बेचने का ऑप्शन मिले अगर, उसको बोलते हैं पुट ऑप्शन। अगर हम तुमको राइट देते हैं आज से 3 महीना बाद, राइट टू सेल देते हैं हम तुमको कि आज से 3 महीना बाद तुम शेयर बेच देना 2400 के भाव में, हम तुमसे खरीद लेंगे। तो तुमको बेचने का राइट दे रहे हैं फ्यूचर डेट पे एट अ पर्टिकुलर प्राइस, उसको बोलते हैं पुट ऑप्शन। और खरीदने का राइट दें, उसको बोलते हैं कॉल ऑप्शन। तो यहां पे बोला राइट ए शॉर्ट नोट ऑन बेसिक ईपीएस, तो वो हम तुमको बोला ही था। डिवाइडिंग द प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर बाई वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, इसी को बोलते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिक ईपीएस, और इसी को बोलते हैं बेसिक ईपीएस। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बेसिक ईपीएस को कैलकुलेट करने का? टू मेजर द इंटरेस्ट ऑफ ईच शेयर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। हर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का राइट कितना है, ऑफ अ पेरेंट एंटिटी बोल रहे हैं। फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग द बेसिक ईपीएस नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर शेल बी वेटेड एवरेज। ये हम पहले ही बोल चुका कि तुम्हारा वेटेड एवरेज होना चाहिए। अगर ड्यूरिंग द ईयर नंबर ऑफ शेयर बदला है तो उसको ऐड करके एवरेज निकालो। और आखिरी क्वेश्चन और चैप्टर खत्म। डाइल्यूटेड ईपीएस का मतलब क्या था? कैलकुलेटिंग द डाइल्यूटेड ईपीएस इन एंटिटी शैल एडजस्ट प्रॉफिट और लॉस बाय वेटेड नंबर ऑफ शेयर इफेक्टिव बाय द डाइल्यूटिव पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर। हम बोले ना कि तुम ऐसा कोई डिबेंचर या वारंट या ऑप्शन इशू की हो जो बाद में जाके इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके कारण अगर मेरा ईपीएस गिरे तो वो हुआ डाइल्यूटेड, उसके कारण ईपीएस बढ़े तो वो एंटी डाइल्यूटेड। तो यही है आपका तीनों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। चैप्टर खत्म। इसका